हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ। दोस्तों, इंग्लिश में एक वर्ड है इवन, EVEN, इवन। और बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। अगर इसकी हमको ठीक से सारी मीनिंग पता चल जाए तो हम इस वर्ड को यूज़ करके बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे मीनिंग्स ऑफ इवन, कि इवन वर्ड की क्या क्या मीनिंग है, जिससे कि सारी मीनिंग को सीख के हम बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल भी सकें और लिख भी सकें। तो आपको एक एक करके सारी मीनिंग बताता हूँ। देखिए, जो पहली मीनिंग है इवन की, वो एडवर्ब के रूप में है, और वो मीनिंग है यूज टू शो दैट समथिंग इज सरप्राइजिंग, अनयूजुअल और एक्सट्रीम। कोई चीज़ जो बहुत ही आपको हैरान कर दे। हम नहीं कहते कि यहाँ तक कि चप्पल चोर तो चप्पल भी चुरा के ले गए। तो यहाँ इस तरीके से जो हम आश्चर्य जताते हैं किसी बात पर, हैरानी वाली बात हो, तो हमको इवन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, नीचे कुछ एक एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, आई डोंट इवन नो वेयर ही इज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो है तो कहाँ है। तो इस तरीके से अब हैरानी को जता रहा है। या जो दूसरा एग्जाम्पल है, द चाइल्ड डज नॉट क्राई इवन वेन ही इज हंग्री। कि बच्चा तब भी नहीं रोता जब वो भूखा होता है। यानी इस बच्चे को भूख लगती है तो भी ये नहीं रोता। तो कोई हैरानी जता रहा है। तो इसीलिए इसका मीनिंग है समथिंग विच इज सरप्राइजिंग, अनयूजुअल और एक्सट्रीम। तो एक मीनिंग तो दोस्तों इसका ये है एडवर्ब के रूप में। दूसरी जो मीनिंग है वो एडजेक्टिव के रूप में है, और एडजेक्टिव के रूप में इसकी ज्यादा मीनिंग है, तो आपको एक एक करके सारी मीनिंग बताता हूँ। तो एडजेक्टिव के रूप में जो पहली मीनिंग है वो है फ्लैट और स्मूथ और ऑन द सेम लेवल। हिंदी में कहते हैं ना समतल। जैसे कोई फर्श है और वो ऊबड़ खाबड़ नहीं है, समतल है। तो यही इसका एक मीनिंग है एडजेक्टिव के रूप में। कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे कि एग्जांपल है, दिस इज एन इवन फ्लोर। कोई फ्लोर है, कोई कोई फर्श है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो फ्लोर है, ये जो फर्श है, ये बिल्कुल समतल है, ये कहीं से भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। तो ये इसका दोस्तों एडजेक्टिव के रूप में एक मीनिंग है। इसकी जो दूसरी मीनिंग एडजेक्टिव के रूप में वो है कंटिन्यूअस और रेगुलर। अगर कोई चीज़ लगातार नियमित रूप से चल रही हो तो उसको बताने के लिए इवन का इस्तेमाल होता है। जैसे कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, एक एग्जांपल है, कोई किसी से कह रहा है यू शुड ट्राई टू वर्क एट एन इवन रेट। कि आप जब काम करते हैं तो आपको एक नियमित गति से, नियमित रूप से काम करना चाहिए, यानी लगातार काम करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी बहुत ज़्यादा काम कर लिया, कभी बहुत कम काम किया। ऐसा नहीं करके आपको नियमित रूप से काम करना चाहिए। तो ये इसकी एडजेक्टिव के रूप में दूसरी मीनिंग है। अब देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में इसकी अगली मीनिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो तीसरी मीनिंग एडजेक्टिव के रूप में ही वो है इक्वल और इक्वली बैलेंस्ड। यानी कोई ऐसी चीज है जिसके दोनों पलड़े बराबर है। ये नहीं है कि एक पलड़ा ज्यादा भारी है, एक पलड़ा ज्यादा हल्का है या कम है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से, कि बोथ साइड्स प्लेड वेरी वेल, इट वॉज अ वेरी इवन कॉन्टेस्ट। कोई ऐसा कॉन्टेस्ट था या कोई मैच ही था जिसमें दोनों साइड, जो जो भी दोनों टीम्स थी, दोनों तरफ के लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, संतुलित सधे हुए तरीके से किसी काम को किया, या अपना अपना पार्ट किया, या ठीक से खेला। तो इस बात को इस तरीके से बता सकते हैं। तो इक्वल और इक्वली बैलेंस्ड का मतलब है बहुत ही सधे तरीके से, बराबर तरीके से, बहुत ही संतुलित रूप से। ये इसका मीनिंग है। एडजेक्टिव के रूप में जिसकी चौथी मीनिंग है वो है फॉर्मिंग अ होल नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय टू। एक ऐसी सम संख्या जो दो से विभाजित हो सके। जैसे सम संख्या और विषम संख्या होती है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो सम संख्या जो होती है, जो दो से डिवाइड हो सकती है, वो भी इसका एक मीनिंग है। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल है, 6 इज एन इवन नंबर एंड 7 इज एन ऑड नंबर। तो देखिए, 6 इसलिए इवन नंबर कहा जाएगा क्योंकि ये दो से डिवाइड हो सकता है, और 7 इसलिए ऑड नंबर है क्योंकि ये दो से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये भी इसका मीनिंग है। तो दोस्तों, ये एडजेक्टिव के रूप में इसकी चार मीनिंग थी। अब हम ये देखते हैं कि वर्ब के रूप में, ये वर्ड जो है ये वर्ब भी होता है। वर्ब के रूप में इसकी क्या मीनिंग है। तो देखिए, वर्ब के रूप में इसकी मीनिंग है टू मेक टू थिंग्स इक्वल। दो चीजों को अगर बिल्कुल बराबरी पर ला दिया जाए, तो इस बात को बताने के लिए हम इवन को वर्ब की तरह यूज करेंगे। सेंटेंस से समझते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ लिखा है, इंडिया का अगर कोई मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहां कहा जा रहा है इंडिया वांटेड टू इवन द स्कोर विद ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने स्कोर को बराबरी पे लाना चाहता था, कि पहले बराबरी पे तो ले आए, फिर जीतेंगे या ड्रॉ करेंगे या जो भी होगा। तो इंडिया वांटेड टू इवन द स्कोर विद ऑस्ट्रेलिया, इस सेंटेंस में इवन वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसकी अगली मीनिंग देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, इवन को की जो अगली मीनिंग है वो फ्रेज के रूप में है। तो पहला फ्रेज है इवन एज, और इसके सामने लिखा है कि एक फ्रेज है, यानी एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होगा।
तो क्या मीनिंग है? मीनिंग है एट द सेम टाइम एज, अगर उसी समय पर कोई और काम भी हो रहा हो, ऐसे जैसे यहां पर एक एग्जांपल है, इवन एज द टेम्परेचर्स फॉल द फैशन इंडस्ट्री इज गियरिंग अप फॉर इट्स नेक्स्ट समर सीजन, कि जिस समय तापमान गिरना शुरू हो जाता है उसी समय फैशन इंडस्ट्री जो है वो अपने अगले समर सीजन के लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर देती है कि अब गर्मी में हम कौन कौन से ड्रेसेस निकाल करके लाएंगे। तो एक मीनिंग है दोस्तों इसका इवन एज के रूप में यूज है, इवन एज के रूप में, और मीनिंग है एट द सेम टाइम एज, उसी समय पर, जिस समय पर कि और भी कोई काम हो रहा था। दूसरा जो यूज है दोस्तों वो भी इवन इफ के रूप में है, और ये भी एक फ्रेज है, एक मुहावरे के रूप में इस्तेमाल होगा। मीनिंग क्या है? मीनिंग है यूज टू से दैट इफ समथिंग इज द केस और नॉट द रिजल्ट विल बी द सेम। हम कहते हैं ना, तुम चाहे जो भी कर लो होना तो यही है। तो ये इसका मीनिंग है। जब इस तरीके से बोलना हो तो आपको इवन इफ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है कि इवन इफ यू टेक अ टैक्सी यू विल स्टिल मिस योर ट्रेन। अगर तुम टैक्सी भी ले लो तो भी तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी क्योंकि काफी देर हो चुकी है, ये कहने वाले का मतलब है। तो इवन इफ का मतलब है कि अगर तुम कुछ भी कर लो तो भी ऐसा नहीं होगा। इस सेंस में इवन इफ का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। अब अगला जो यूज है इसका वो भी एक फ्रेज के रूप में है, और वो इवन नाउ और इवन देन दोनों ही रूपों में इस्तेमाल होता है। इवन नाउ एंड इवन देन, ये भी एक फ्रेज है, और इसकी मीनिंग है डिस्पाइट समथिंग, किसी चीज के बावजूद, यानी कोई काम हो गया उसके बावजूद भी ऐसा होगा। अगर इस तरीके से बोलना हो तो हमको इवन नाउ या इवन देन का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने दोनों का एक एक एग्जाम्पल दिया, आपको पहला एग्जाम्पल बताता हूं। तो पहला एग्जाम्पल है कि कहा जा रहा है द कंट्री हैज बीन एट पीस फॉर ईयर्स बट इवन नाउ आई फील एंक्शियस इफ आई हियर अ लाउड नॉइज। किसी देश में युद्ध चल रहा होगा तो वहां कोई कह रहा है कि हमारा देश जो है वो तो कई सालों से शांति की अवस्था में है, युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन आज भी अगर मैं कहीं पर कोई जोर की आवाज सुनता हूं, यानी विस्फोट के जैसी ऐसी आवाज सुनता हूं, तो मुझे आज भी चिंता होती है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा। तो शांति होने के बावजूद भी, ये मतलब हुआ, शांति होने के बावजूद भी अगर मुझे कोई ज्यादा शोर वाली आवाज सुनाई पड़ती तो मुझे चिंता हो जाती है। तो इवन नाउ का इस तरीके से यहां पर इस्तेमाल हुआ। अब एक दूसरा एग्जाम्पल है कि I gave him very clear instructions, but even then he could not manage things. कोई किसी के बारे में बता रहा है कि हालांकि मैंने उसको मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद भी वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाया। I gave him very clear instructions, but even then, इसके बावजूद भी he could not manage things. तो इसका even now या even then का मीनिंग होता है दोस्तों के बावजूद, यानी कुछ करने के बावजूद भी ऐसा हुआ, ये मीनिंग है। और अब एक और फ्रेज के रूप में इसका इस्तेमाल है दोस्तों, वो है इवन दो। ये भी एक फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है ऑल दो। ऑल दो का मीनिंग होता है हालांकि। ऑल दो या दो दोनों की सेम मीनिंग होती है हालांकि। तो एक मीनिंग इसका होता है हालांकि या चूंकि भी, जो हम बोलते हैं वो कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है इवन दो ही डिड नॉट कंप्लीट स्कूल, हालांकि उसने स्कूल भी पूरा नहीं किया उसको, यानी कि हालांकि वो स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। ही स्टिल मैनेज्ड टू बिकम अ रिच मैन, फिर भी वो एक रिच मैन बन गया, एक अब कामयाब अमीर आदमी बनने में कामयाब हो गया, या उसने अमीर आदमी बनने की काबिलियत हासिल कर ली, ऐसा कहा जाए। सो इवन दो ही डिड नॉट कंप्लीट स्कूल का मीनिंग है हालांकि वो स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया। तो इसका इवन दो का मीनिंग है दोस्तों हालांकि या चूंकि। अब दोस्तों एक दूसरा एक ईडियम है गेट इवन विथ समवन, और ये एक ईडियम है और इसका मीनिंग क्या होता है। इसकी बहुत ही कमाल की मीनिंग है इसकी, to do something equally bad to someone who has done something bad to you। मान लेते किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है और हम उससे हिसाब बराबर करना चाहते हैं, यानी बदला लेना चाहते हैं कि उसने जो किया वही मैं भी उसके साथ करूंगा। जब हिसाब बराबर करना हो तो यही इसकी मीनिंग है। गेट इवन विथ समवन का मतलब है किसी के साथ हिसाब बराबर करना। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल है उसका कि आफ्टर शी इंसल्टेड मी ऑल आई थॉट अबाउट वॉज हाउ आई कुड गेट इवन विद हर। तो दोस्तों ये इवन के सारे यूजेस आज हमने सीखे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए जिससे कि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से आपको कमाल की एक बात बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।